नमस्कार। आज मुझे चाची दाई के बारे में कुछ कहने का मौका मिला और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कर्पूरी देवी मेरी चाची। मैं क्यों उसे चाची दाई कहने लगा? जब मेरे बाद वाला पीढ़ी आया और वे लोग सब उन्हें चाची दाई कहकर बुलाने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यह टर्म मुझे बहुत ही प्रीतिकर और आदर सूचक लगा और मुझे लगा कि मुझे भी उन्हें चाची दाई ही कहना चाहिए और तब से मैं उन्हें चाची दाई कहकर ही पुकारने लगा। तो मैं इस पूरे परिचर्चा में उन्हें चाची दाई करके ही संबोधित करूँगा। चाची दाई के बारे में बोलना पहले मुझे घबराहट सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, मैं तो उनके बारे में बोलने जा रहा हूँ जिन्हें मैंने करीबी से जाना है, जिन्हें मैंने करीबी से उनकी ज़िंदगी को देखा है। तो बात करना तो मेरे लिए सहज होना चाहिए और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और यह अवसर मुझे मिला कि मैं उनका के बारे में कुछ बोलूं। ये मुझे काफ़ी खुशी होता है यह जानकर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि चाची दाई ने कैसे मधुबनी चित्र बनाना शुरू किया। जब 60 के मध्य में भास्कर कुलकर्णी राठी आए तो चाची तो महासुंदरी देवी से वो मिले और उनसे उन्होंने चित्र बनाने को कहा और फिर साथ ही आंगन की सभी महिलाओं को उन्होंने चित्र बनाने को कहा। तो इस तरह से आंगन की सभी महिलाएं चित्र बनाने लगी और उसमें चाची दाई भी शामिल थी और इस तरह से चाची दाई के चित्रकार का यानी कि उनके चित्रकार के जीवन का की यात्रा शुरू हुई और फिर चित्र बनाने लगी, सारी महिलाएं चित्र बनाने लगे। तो इस तरह से हमारे आंगन में एक चित्र का माहौल बना। एक चित्र के लिए एक चित्र जो उनके रोजगार का साधन के लिए चुना गया था, उसकी शुरुआत हुई और यह शुरुआत उन सब के लिए बहुत ही अच्छा था और बहुत ही उत्साहवर्धक था, क्योंकि उस समय महिलाएं कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी। कुछ खास अवसरों पर या कुछ खास सामाजिक कार्यक्रमों को छोड़कर, सोशल फंक्शंस को छोड़कर। तो चाची दाई भी के लिए भी यही सब कुछ था। तो फिर उन्होंने जब चित्र बनाना शुरू किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि वो लोग कि उन लोगों से कहा गया था कि वो जो भी बनाएंगे वो पारंपरिक होगा, यानी कि परंपरा से जुड़ा हुआ होगा और सब के सब परंपरा को ही बुनाने लगी। और परंपरा ऐसा था जो उनके जीवन से भी जुड़ा था और जिसको वो ही अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू की तरह देखती थी, महत्वपूर्ण हिस्सा था उनके जीवन का। तो वो रोज बनाती थी और जैसे कि वो सब सारे लोग बनाने लगे। तो परंपरा में ये बात थी कि आप हर एक पर्व पर, त्योहार पर कुछ अर्पण बनाइए, फर्श पर पिठार से, अरवा चावल के पिठार से डायग्राम बनाइए, फिर उससे जुड़े हुए और भी कैरेक्टर्स बनाइए, फिर उसके बाद आप पूजा करिए। तो यह जो एक परंपरा थी जिससे वे लोग काफ़ी परिचित थे और वर्षों से बनाते आ रहे थे। तो जब यही परंपरा उनके लिए रोजगार का साधन बना, उनके लिए कला का विषय बना, तो महिलाओं को एक खास अवसर मिला कि उनके अंदर जो भी कल्पनाशीलता हो या जो भी उनके अंदर हुनर हो या जिस तरह से वो चीज़ों को देख रही थी, खासकर परंपरा के आधार पर, तो उन्हें अपने आप को अभिव्यक्त करने का यह एक बहुत अच्छा अवसर मिला और चाची दाई भी इसी रोल को निभाने लगी। तो शुरुआत के दिनों में वह अधिकांशतः रामायण से राम के जीवन के प्रसंगों को बनाती थी। एक बार उन्होंने
शिव का बाराती भी बनाया था जो काफ़ी अच्छा लगता था। और फिर जितने कोवर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय उन लोगों के बीच हुआ करता था, जो महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विवाह से जुड़ा हुआ है, इसको भी अक्सर बनाया करती थी। और साथ ही जब और भी अरिपन बनाने का होता है पूरे साल के दरमियान, तो धीरे धीरे वे सारे अरिपन उन लोगों का महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस तरह से परंपरा जो उनके जीवन का हिस्सा था वह उनका कला भी बन गया और रोजगार भी बन गया। और यह पक्ष उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा हुआ। और भास्कर कुलकर्णी कई बार आए, लगभग 3-4 बार तो जरूर आए, और सब महिलाओं को हौसला बढ़ाते रहे, बताते रहे और मार्गदर्शन करते रहे। तो इस तरह से इस चित्र की शुरुआत हुई और सारी महिलाएं मेरे आंगन की चित्र बनाने लगी। और चाची दाई ने भी उतने ही तन्मयता से और मेहनत से इस रोल को निभाया, इसमें तल्लीन हो गई। तो फिर वो उसके बाद सरकार के कई कार्यक्रम होते थे, इसमें वो भाग लेने लगी, जिसकी वजह से उन्हें भारत के महत्वपूर्ण शहरों में जाने का मौका मिला, जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलुरु या और भी कई जगहों पर जाकर उन्हें अपने कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला और उन्होंने पैसा भी कमाया। इस तरह से वो इस कला के एक सक्रिय सदस्य बन गई और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो इस कला को करने लगी। और यह कला उनके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया और सारा दिन उनका इसी में बीतने लगा। उनका जो बड़ा सा कमरा था, जो मेरे नज़र में एक महत्वपूर्ण स्पेस है, क्योंकि उस कमरा में ही उन्होंने सारा जीवन बिताया। और उस कमरा में जब ये चित्र नहीं भी शुरू हुआ था तो परिवार की सारी लड़कियां उनके साथ रहती थी। सबको वो सिलाई कढ़ाई और कांटा कुरूस या और भी जो क्राफ्ट्स होते थे सब सिखाती थी, सबको उत्साह बढ़ाती थी, सबके साथ काम करती थी और सबके साथ एक हंसी का माहौल बना करके पूरा दिन बहुत ही खुशी से बिताती थी। यह जो उनका एक निराला अंदाज था जीने का, जो उनका खुद का था और चित्र से भी मिला, यह बहुत ही रोचक पक्ष हो गया उनके जीवन का। और इस तरह से उनका जीवन गुजरने लगा और वो चित्र बनाने लगे और सब कुछ उनके साथ अच्छा होने लगा। वो दिल्ली के प्रगति मैदान में आकर अपने चित्रों का प्रदर्शन कई बार करती रही। फिर सूरज कुंड में भी उन्हें जाने का मौका मिलता था। इस तरह उन्हें कई तरह के अवसर मिलते थे अपने चित्र को प्रदर्शन करने का। लोकल प्लेसेस में भी उनको चित्र प्रदर्शन करने का मौका मिलता रहा। तो इस तरह से वो सक्रिय रूप से वो चित्र बनाती रही। तो फिर उनके जीवन में उनके विषय वस्तु में तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि रामायण के प्रसंग, महाभारत के प्रसंग, देवी देवताओं के चित्र, ये सब अक्सर वो लोग बनाते थे। चाची दाई अक्सर बनाया करती थी, क्योंकि उन दिनों उनका घर ही स्टूडियो हुआ करता था, उनका बड़ा सा कमरा। और जब आंगन में कोई विदेशी आता था तो उनके लिए वही एक मार्केट प्लेस था। तो अक्सर बायर्स आ ही जाते थे, खासकर विदेशी बायर्स तो आते ही थे। तो उनसे बेचकर उन लोगों को बहुत उत्साह मिलता था, बहुत ही उन लोगों को एक आत्मविश्वास उन लोगों को मिलने लगा कि नहीं, चित्र बनाना चाहिए। और क्योंकि चित्र से उनको बहुत कुछ प्राप्त होता था। तो इस तरह से उन्होंने चित्र बनाया। तो फिर धीरे धीरे वो चित्र भी बनाती रही और उनका वस्तुतः उनका मुख्य जो उनका गुण था, जिसकी सिर्फ वो एकमात्र कलाकार थी, वह था सृजनी। तो वो सृजनी में भी बहुत कुछ करना चाहती थी और करती भी थी और अपने तरफ से बनाती भी रही, छोटे साइज पे, बड़े साइज पर। और जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होते थे खरीदने के लिए, उससे बेचती भी रही। और सरकार के तरफ से उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन कोई खास सम्मान या कोई खास पहचान नहीं मिला।
लेकिन क्योंकि सरकार के नेग्लिजेंस की वजह से, नीति के अभाव की वजह से वो सृजनी में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। पूरे 50 साल के करियर में उन्हें सिर्फ एक अवसर मिला। तो इस तरह से वो सृजनी की कलाकार भी थी, लेकिन अधिकांशतः वो चित्र बनाया करती थी, क्योंकि चित्र का बहुत बड़ा मार्केट था और चित्र का रिस्पॉन्स हमेशा होता था। वो जो भी बनाती थी तो वो बिक जाता था। तो धीरे धीरे वो शुरुआत के समय में तो उन्होंने काले रंगों में ही बनाया। जो बाजार से रंग खरीद के लाते थे उनको वो लोग पुरिया वाला रंग कहते थे। गर्म पानी में गोंद डालकर काला रंग डालकर बनाते थे। तो मुख्यतः ये रंग सिर्फ काला ही था। शुरुआत के 10 वर्षों तक उन सारी महिलाओं ने काला रंग में ही बनाया और धीरे धीरे उसमें लाल रंग भी वो रखने लगे। तो लाल बहुत ही मिनिमलिस्टिक था, मिनिमलिस्टिक लेवल पे यूज करते थे, लेकिन लाल काला काफी प्रोमिनेंटली यूज करते थे। और काला रंग में ही लगभग बहुत दिनों तक उन लोगों ने बनाया। फिर उन्होंने उनके चित्र की शैली में भी अच्छा खासा सुधार होने लगा और वो चित्र बनाने लगे। लेकिन उनके चित्र में एक खास पक्ष तब उभर कर आया जब उनके चित्रों में कई रंग, उनके पैलेट में कई रंग हो गए। और ये इन रंगों का असर उनके ऊपर इसीलिए था क्योंकि उनके दामाद भी बहुत अच्छे कलाकार थे और उनके चित्रों में ब्राउन, बेज और ब्राउन के कई शेड्स बहुत अच्छी तरह से वो उकेरते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये जो रंगों का संयोजन था, खासकर ब्राउन, ओकर या येलो का महत्व, वो चाची दाई को काफी प्रभावित किया और उन्होंने भी अपनी तरह से इन रंगों का अपने चित्रों में बहुत अच्छा समावेश किया और अच्छी तरह से बनाने लगे और बिकने भी लगा। तो इस मेरे ख्याल से यह 90 का समय है जब चाची दाई के रंगों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो चाची दाई के रंगों में जब इतना परिवर्तन हुआ तो चाची दाई के विषय में भी परिवर्तन आ गया। पहले तो वो उन सारे विषयों को बनाते थे जो सारी महिलाएं बनाती थी, लेकिन अब चाची दाई का जो विषय था वह था गणेश और राधा कृष्ण। और यह गणेश और राधा कृष्ण इतना बिकता था कि चाची दाई बनाती ही रही, वर्षों तक बनाती रह गई, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स कभी कम नहीं हुआ। और फिर इसके बाद उन्होंने जंगल का दृश्य भी कई बार बनाया और उसका भी रिस्पॉन्स था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और उन्होंने तब हाल में ही उन्होंने सृजनी डेविड जैंटर जो एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ से बेचा था। उसमें भी मेरे ख्याल से शायद जंगल का ही दृश्य था, जिससे वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने खरीद लिया। तो इस प्रकार चाची दाई का जो विषय वस्तु था वो परंपरा से ही था और उन लोगों के लिए परंपरा ही प्रेरणा का स्रोत हुआ, क्योंकि परंपरा ही उनके जीवन का और कला का भी आधार था। क्योंकि जो वो अपने जिंदगी में जिसका वो निर्वाह करते थे वही उनके कला का अंग बन गया। इसीलिए प्रेरणा इस तौर पर उनके लिए परंपरा ही था और उनके कला में भी उन्हीं सब चीजों का बहुत ही जोरदार ढंग से देखा गया। तो इस तरह से चाची दाई के कला यात्रा चलने लगी और उन्हें भी सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मेरे समझ में तब आया जब जापान के हासीगावा ने उन्हें जापान आकर चित्र बनाने को कहा। ये सबसे अच्छा पड़ाव था उनकी जिंदगी में, क्योंकि वहां जाकर एक नया परिवेश, एक बड़े स्केल पर काम करने का मौका, एक बिल्कुल नए कॉन्टेक्स्ट में काम करना, तो इस सब से उनके कला में बहुत परिवर्तन आ गया। फिर उनका वहाँ जापान में लंबे समय तक रहना, फिर 9 बार जापान जाना, ये सब उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण फेज था। और इस दरमियान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे चित्र बनाए, इससे उनको पहचान भी मिली। जब भी वो जापान से रांटी आती थी और जापान से जब भी विजिटर्स हर साल आते थे
उनसे खास तौर पर मिलते थे और उनसे वो पूरे से स्नेहपूर्ण से आह्लाद से मिलती थी और सब उनसे गले लग कर मिलते थे। इतना सौहार्दपूर्ण माहौल वो बना लेती थी कि मैंने शायद ही कभी अपने आंगन में ऐसा देखा हो उनसे पहले। तो मुझे लगता था इस महिला का जो प्रेमपूर्ण स्वभाव है वो बहुत अहमियत रखता था उनके चरित्र में, क्योंकि उस समय इस तरह का स्वभाव बहुत कम नजर आता था। क्योंकि चाची दाई के पास जो भी महिलाएं आती थी उसको अक्सर कहती थी हिचकिच काज करूँ, हमरा से रंग लो लिया, हमरा से कागज लो लिया, हम आके बहुत मदद करो। इस तरह से वो सबको उत्साह बढ़ाती रहती थी। इसी तरह से सूझने वाली महिलाओं को अक्सर कुछ कुछ अपने तरफ से ही पैसे देकर उनसे काम करवाती रहती थी। उनको हमेशा कहती थी कि अहाँ आबि जाओ और अहाँ के हम चित्र फाड़ि दै छी, अहाँ के जे किछु विषय वस्तु बनबऽ के अछि हम अहाँ के पूरा गाइड कर दै छी, अहाँ सब धागा खरीद लिया, अपना घर जाकर बनाओ। तो इस तरह से चाची दाई उन लोगों को भी बहुत मदद करती थी। इस तरह का जो उनका अंदाज था लोगों को मदद करने का, यह उनके व्यक्तित्व का एक अनूठा पक्ष था जो मैंने उस समय के किसी भी महिलाओं चित्रकार में नहीं देखा था, किसी में भी नहीं देखा था। तो चाची दाई ये बहुत ही आत्मीय ढंग से, सहज ढंग से, आनंद पूर्वक यह काम करती थी, इस जिंदगी का निर्वाह करती थी और इस भावना को भी बहुत अच्छी तरह अपने जिंदगी में शामिल करके चलती थी। इसी वजह से चाची दाई को लोग बहुत पसंद करते थे, आसपास के लोग, महिलाएं खासकर, लड़कियां खासकर, और जो दलित वर्ग के लोग भी थे वो भी बहुत अच्छा करते थे। इसीलिए बहुत अच्छा करते थे क्योंकि चाची दाई चाहती थी कि इनका विकास हो, इनको कुछ रोजगार हो, इनको जीने का सहारा हो। क्योंकि इस चित्र का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को परंपरा के जरिए कुछ रोजगार का साधन मिले, कुछ वो पैसे कमा सके ताकि उनको उनके जीवन निर्वाह में कुछ मदद हो। तो ये भाव उनके जीवन आदर्श का अंग बन गया, जिसको वो सतत अपने जीवन में निर्वाह करती थी। और इसी भाव से, इसी दया के कॉम्पैशन के भाव से, बेनवॉलेंस के स्पिरिट में सबको आकर कहती थी अहाँ सब आओ, हम अहाँ के जत्ते हाथ हम अहाँ सबके मदद करो। उनका ऐसा स्वभाव था कि आपको कुछ भी नया करना हो तो आप उनसे बस शेयर करिए, और वो आपको हमेशा तैयार रहती थी कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह का जो बेनवॉलेंस का स्पिरिट था उस समय के महिलाओं में बिल्कुल नहीं के बराबर था, मैंने नहीं देखा था। तो ये सब सारा पक्ष उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था। फिर चाची दाई को 2 बार अमेरिका जाने का भी मौका मिला, 2 बार अमेरिका जाने का मौका मिला और 1 बार पेरिस जाने को भी मिला। तो इस तरह से चाची दाई का जो करियर था वो बिल्कुल निखरने लगा और उनको भी वो सब मिलने लगा जो उस समय के सभी सफल कलाकारों को मिलता था। और इसी वजह से उस समय के सफल कलाकारों की सूची में उनका भी नाम शामिल हो गया। और चाची दाई खासकर बहुत मेहनती थी और बहुत अच्छी कोलैबोरेटर थी। वो काम करना इतना अच्छे ढंग से जानती थी, इस तरह से जानती थी कि जो भी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करना हो, स्वाभाविक कठिनाइयां भी हो सकती हैं, कई समस्याएं भी हो सकती हैं, सबको वो बर्दाश्त करते हुए काम को काफी प्राथमिकता देती थी और काम करती थी। इसीलिए वो हमेशा काम करती थी, शुरू से लेकर मरने के कुछ ही साल तक वो काम करती रही। वो किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकती थी, वो किसी के साथ पार्टनरशिप बना सकती थी। उसमें यह एक नया अंदाज या नया सूझबूझ उस समय सिर्फ मैंने उसी में देखा था, मैंने और किसी भी महिला में नहीं देखा था। और लोग शिकायत करते थे और लोगों को अहंकार का समस्या हो जाता था और लोगों को कई तरह के कैलवसनेस होते थे। इस तरह से ये सब चाची दाई में देखना मुश्किल था। वो बिल्कुल नहीं था, वो बस काम को प्राथमिकता देती थी, काम कैसे करना चाहिए, कैसे मिलकर करना चाहिए मिलकर करना चाहिए, यह हमेशा उसका मतलब
महत्वपूर्ण उसके लिए महत्वपूर्ण रहा। और इसी वजह से वो सभी आने वाली पीढ़ियों को यही सब सिखाती रही कि काम करो, यही में अहाँ के विकास है और यह काम अहाँ के रोजगार हो जाए। और इस काम की खूबी यह थी कि आपको बाहर भी नहीं जाना है, आप अपने घर के माहौल में ही बैठकर बना रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। और उस समय में तो बाहर भी आपको घर में आ जाते थे। तो इस तरह से महिला को अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपनी कला को अभिव्यक्त करने का जो अवसर मिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था। तो इस तरह से यह वो काम करती रही। फिर उसके जीवन में और भी काम करने का मौका मिला। वो यह था कि वो जिसने जो कुछ भी किया उसने खुद किया, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिला। यह सबसे अहमियत रखता है कि एक महिला अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चे की पढ़ाई का ख्याल करते हुए, उन्होंने जो भी किया खुद किया। न तो उनके साथ अपने घर के किसी सदस्य का सपोर्ट था और न परिवार के किसी सदस्य का सपोर्ट था। तो उन्होंने खुद ही अकेले किया। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि एक व्यक्ति सब कुछ खुद करे अपने लिए। खासकर उस समय में 70 के दशक में, 80 के दशक में, यह मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और इस तरह से काम करते करते उन्हें एक स्तरीय दक्षता भी प्राप्त हुई और काफ़ी वो मिलनसार स्वभाव की थी और बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलने में, उनसे बातचीत करने में, उनके साथ हंसी मजाक करने में। मैं तो उनसे अक्सर हम लोग जब भी वो चित्र बनाती थी तो वो मुझे दिखाती थी, तो वो कहती थी कि तो कह दे भी तो हमारा विश्वास बहुत जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत आदर करती थी। एक कलाकार के तौर पर बहुत ही आदर करती थी, मेरे चित्रों को ऊंचे दर्जे में रखती थी। तो जो कुछ भी बनाती थी वो मुझसे पूछती थी, दिखाती थी। यहाँ तक कि जापान जाती थी और वहाँ से उसको जो भी अनुभव होता था एक कलाकार के नाते, एक व्यक्ति के नाते, उसको भी शेयर करती थी। यहाँ तक कि वो पैसा कितना कमाती थी वह भी मुझे बताती थी। तो इस तरह का जो खुलापन था बहुत लोगों में उस समय नहीं था। बिल्कुल वो एकमात्र ऐसी महिला थी जो आपके सामने अपना पूरा जिंदगी खोल कर रख सकती थी। यह जो पक्ष है उसका, ये मेरे नज़र में सबसे रोचक और महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी वजह से वो मेरी भी मित्र थी और मेरे पिताजी की भी। और इसी स्नेहपूर्ण स्वभाव की वजह से वो जब बॉम्बे की फिल्म मेकर 2003 में राठी आए और उन्हें फिल्म बनाना था मिथिला के कल्चर और आर्ट पे, तो उन्होंने चाची दाई को चुना और उस फिल्म में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिल्म का नाम था द एस्थेटिक आई, क्योंकि जो भी एक बार चाची दाई से मिलता था वो प्रभावित हो जाता था उनके ये मिलनसार स्वभाव के कारण, उनके स्नेहमय भाव के कारण। तो इस तरह से चाची दाई का जीवन चलता रहा। वो चित्र बनाती रही, वो सृजनी बनाती रही और सतत ये काम करती रही। और इसी पक्ष में उनके जीवन में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उनके घर में जो बेटियां रहती थी वो सबके सब चली गई, तो वो अकेला रहने लगी। तो उनके लिए यह एक समय जो था एक तरह से एकांतवास का था। तो इसी समय में उन्होंने दुलारी देवी को घर के कामकाज के लिए बुलाया था। लेकिन पहले तो उन्होंने घर के कामकाज के लिए बुलाया था, लेकिन जब दुलारी देवी आई तो उनको वह बहुत अच्छा लगने लगी और उन्होंने उसको प्रेरित किया कि नहीं तो घर के काम जो करे से ठीक छो, तो चित्र बना, तोरा कागज दै छियो, रंग दै छियो, सबटा तो बना, तोरा उतबे निकसा आबि जेतो जते हमरा अबैया। और इस तरह से इतना प्रेरित की कि दुलारी सच में इस चित्रकला से आकर्षित हुई, चित्र बनाना शुरू कर दिया और एक खास समय के अंदर वो एक अच्छा कलाकार में परिवर्तित हो गई। फिर उसको सब कुछ हुआ। तो ये सब चाची दाई की देन है। अगर चाची दाई इसके लिए एक बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट साबित हुई और उस समय में भी कोई ये जो
ये जो कैटलिस्ट बनने का जो कैरेक्टर में क्वालिटी होता है वो उस समय के लोगों में नहीं था। कोई इस तरह से नहीं सोचते थे, कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे या सोचा करते थे। चाची दाई एकमात्र महिला थी जो हमेशा चाहती थी कि यह कला रोजगार के तौर पे खूब फैले, सब बनाए और सबको रोजगार हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को भी जो अच्छा बनाता था उसको भी वो उसी तरह से प्रोत्साहन देती थी। तो इस तरह से हम चाची दाई को जानते हैं कि एक कलाकार के रूप में। और मेरे लिए तो चाची दाई का वह पक्ष सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा, जिसमें वो मुझे दुलार भी करती थी और प्रशंसा भी करती थी। जैसे कि हम लोग ताश खेलते थे तो मैं अक्सर हार जाया करता था, तो वो कहती थी आके तो किचो न भैया, ताशो नहीं खिलाया भैया, बस एक पेंटिंग हो भैया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका ये चिढ़ाना। मेरे लिए वो मोस्टली एक फ्रेंड थी। मैंने उसे कभी भी एक चाची की तरह नहीं लिया, क्योंकि वो भी अपना सब कुछ मुझे बताती थी, सब कुछ, और मुझे भी जो भी बताना था मैं भी सब कुछ बताता था। चित्र के बारे में, चित्र के फ्रैटर्निटी के बारे में, कैसे लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये सारा पक्ष। फिर कैसे वो बाहर जाती थी, ये सब। जब वो बॉम्बे में गई थी 70 के दशक में और नरगिस से मिली थी, तो उन्होंने मुझे आकर बहुत खुशी से बताया कि मैंने नरगिस को देखा। तो इसी तरह जब वो अपने चित्र की वजह से इंदिरा गांधी से भी मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंदिरा गांधी से मिली। तो उसको शेयर करने में बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब पक्ष जो है चाची दाई के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। एक कलाकार के नाते, एक व्यक्ति के नाते, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। तो और भी एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि चाची दाई एक एक्सेप्शनल मदर थी। जैसा तो आप कभी नहीं सोच सकते। मेरी तरफ लोग बेटा में और बेटी में बहुत भेदभाव रखते हैं। बेटे को एक आंख से देखते हैं और बेटी को दूसरे आंख से। चाची दाई ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो पूरे जीवन में दोनों को एक जैसा प्यार किया, एक जैसा। यही कारण है कि उनका जो बेटा बेटी है, उनकी जिंदगी का सबसे गौरवमय उपलब्धि है। दोनों बेटा और बेटी, और उन्हीं के इस डेडिकेशन, स्नेह और कंपैशन सबकी वजह से उनके बच्चे इतने अच्छे हैं। इस पहलू से भी चाची दाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने सभी कलाकारों का जीवन भी जाना है अपने ढंग से और देखा भी उनके बच्चों को। वो सब काफ़ी सामान्य हैं। और चाची दाई तो एक्सेल करती है। शी एक्सेल्स एज अ मदर। आई लव हर एज अ मदर। तो इस तरह है। तो फिर और भी बात ये है कि चाची दाई सुजनी भी उतना ही करना चाहती थी, लेकिन वो कभी कर नहीं पाई, क्योंकि उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था। इसीलिए वो कभी उस तरह से नहीं कर पाई, क्योंकि उनके मन में रहता था बहुत सारे भावनाएं और बहुत सारे सवाल कि मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो उन्होंने अपने जीवन का पूरा यात्रा खुद तय किया, अपने साहस के बल पर, अपने बेनवॉलेंस के कारण, अपने कंपैशन के कारण, अपने मिलनसार स्वभाव के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें एक महिला के तौर पर वो नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जितना कर सकती थी वो हमेशा करती थी। यही चाची दाई की सबसे विशेष मेरे ख्याल से सबसे अनूठा गुण है उसका। और चाची दाई के सभी लोग उनको चाहते थे। जैसे दलित वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग जो हमारे पड़ोस में रहते थे, उनको भी वो भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। खासकर किसी को भी कोई जरूरत हो पैसे का, अनाज का, और उनके पास आ जाए, वो तुरंत देती थी। यह स्वभाव उनका बहुत ही यूनिक था, बहुत ही यूनिक था। कोई साधु हो दरवाजे पर, कोई भिखारी हो, कोई भी हो, कुछ मांगता हो, पूरे हर्ष के साथ जाती थी, काफी मात्रा में चावल दे देती थी। तो ये सब मैं जब देखता था उसमें चुपचाप गौर से, तो मेरा दिल भर जाता था। मुझे लगता था देना कितना अच्छा काम है, और जिसके लिए सहज हो यह काम कि किसी को कुछ आप दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति सच में यूनिक होगा। और चाची दाई एक यूनिक व्यक्ति थी। आप उनसे कुछ भी मांगते, कुछ भी पैसे मांगते,
वो हमेशा आप सीधा वो उनके मुंह से ना नहीं निकलता, वो कहती मैं देखती हूँ, देखे छो हम की कह सके छो तोरा। तो ये सब जो पक्ष था चाची दाई का बहुत ही आकर्षक पक्ष था, और मुझे भी इन्हीं सब कारणों से वो बहुत अच्छी लगती थी। और ये था कि और इन्हीं सब कारणों से उनके कलाकार फ्रैटर्निटी में भी कुछ करीबी कुछ लोग थे जो उनके बहुत करीब थे, जैसे शांति देवी बहुत करीब थे, बहुआ देवी बहुत करीब थे, जिससे जैसे दो दोस्त अपने जीवन के सभी पक्षों को का डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, दुख बांटते हैं, इस तरह से उनके साथ वो जीते थे। जैसे अपनी बेटी से मिलने के लिए जो बेचैनी रहता है, जो दिल में स्नेहमय भावना रहता था, उसी तरह से वो बहुआ देवी से मिलना चाहती थी, शांति देवी से मिलती थी, क्योंकि इन दोनों का जिक्र वो अक्सर किया करती थी। वो गंगा देवी को काफी सम्मान से देखती थी, उनके एकांतवासी और ऐसे अनूठे प्रतिभा के वजह से बहुत श्रद्धा से उनकी तरफ देखती थी, कहती थी ऐसा तो कोई नहीं होता है। तो उनमें एक स्पष्ट धारणा था लोगों के लिए, कुछ भी मन में उनको कोई प्रेजुडिस नहीं था। वो हमेशा काम करती रही एक अच्छे कोलैबोरेटर के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर। तो इस तरह से चाची दाई का जो कलाकार का जो जीवन था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अच्छा था, और इस तरह से वो काम करती रही। इसी तरह से वैसे और इन्हीं सब वजह से वो मुझे भी काफी अच्छा लगती थी। और मैं ये कहूँ कि चाची दाई काफ़ी ओपन माइंडेड थी, चाची दाई काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट की महिला थी। ये सब मेरे नज़र में तो यही था, यही सब मुझे उनका सबसे अच्छा लगता था, चाची दाई का यही सब। Come and see. What did it say? Recording was stopped and saved because the video file reached its size limit. Start recording from. मैं क्या करूँ ऐसे एक मिनट देखो रिकॉर्डिंग ओके करना है ओके चल रहा what do I say now? तो इस तरह से चाची दाई के बारे में कहना बहुत ही आनंददायक है। और मैंने तो मुझे जब ये कहा गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आज चाची दाई को याद करूं, उनके प्रथम पुण्यतिथि पर उनको याद करूं और उनके बारे में उनकी चर्चा करूं, उन लोगों को बताऊं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ज़्यादा तो मेरे पास मटेरियल्स था नहीं कुछ सिवाय संस्मरणों के, यादों के, और वो सारे पल जो हमने एक साथ हम लोगों ने बिताया था। तो इस तरह से चाची दाई के बारे में जो भी मैं जानता था वो मैं आप लोगों को मैंने साझा किया। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा।
I'm not seeing any question. No question yet. Okay. Not more this year. Maybe I spoke much faster today, I guess. Six people are watching. Yes, any questions, please? No questions yet. Hmm. No, this is not. No questions yet. मुझे ये याद आ रहा है कि चाची के दाई कैसे परंपरा का निर्वाह करती थी। हर रोज वह सुबह उठकर अपनी जेठानी महासुंदरी देवी का पैर छूती थी। इसको मैंने कई वर्षों तक देखा। चाची दाई को यह करते हुए मैंने कई वर्षों तक देखा। तो इस तरह वह महासुंदरी देवी को भी बहुत सम्मान करती थी, उनके साथ भी बहुत जगह साथ साथ जाती थी। तो वो सबको बहुत सम्मान करती थी चाची दाई। If you talk to anyone, everybody has a nice story to tell about her. This is the way she has touched upon many people's life. चाची दाई का मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जो चाची दाई हाल में ही जब वो पेंटिंग्स के कुछ विषय थे जंगल के दृश्य से जो बहुत बिकता था, तो एक कहानी था जो उसको बहुत ही क्लोज था टू हर लाइफ एंड विच वाज हर पर्सनल फेवरेट। यह स्टोरी था चकवा चकवी के जीवन का। चकवा चकवी एक बर्ड का जोड़ा था, तो जो एक पेड़ पे रहता था। दिन भर वो लोग घूमते थे, चारा करते थे और रात में आकर उस पेड़ पर विश्राम करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे आ गए अपना भिक्षा मांगकर। शाम हो गई थी तो आ गए और वहाँ वो विश्राम करने लगे। तो जैसे ही विश्राम करने के लिए उन्होंने अपना चादर तौलिया बिछाया और लेट गए, तो थोड़ी ही देर के बाद वो जो चकवा चकवी थे वो अपने प्रेम क्रीड़ा करने लगे और उसके वजह से वो काफ़ी शोरगुल करने लगे और बहुत शरारती होने लगे। तो वो बहुत देर तक ऐसा करते थे। तो और इसकी वजह से जो पेड़ का पत्ता होता था वो गिर जाता था, काफ़ी शोर हो जाता था, तो ब्राह्मण सो नहीं पाते थे। और इस तरह से वो चकवा चकवी कई बार इस तरह से वो शरारत करते थे अपने व्यक्तिगत प्रेम के कारण से। तो वो बहुत ही शरारत करते थे। तो अंत में वो ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित होकर उन दोनों को शाप दे दिया कि जाओ, दिन भर तो तुम लोग अच्छी तरह से रहोगे और रात में भी रहोगे अच्छी ही तरह से, लेकिन एक साथ नहीं रहोगे। ये वो चकवा चकवी कभी भी एक साथ नहीं रहे एक दंपति की तरह। तो यह शाप उनको उस ब्राह्मण ने दिया। तो ये इस विषय पर एक चाची दाई ने पेंटिंग बनाया था और यह पेंटिंग मेरे समझ से 2014 में या 15 या 16 में कभी बिका था। तो यह भी उसका फेवरेट विषय था। और भी कई विषय थे इस तरह के जिसमें महिलाओं की मर्यादा को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया था, जिन्होंने मुझे और उन्होंने मुझे इन कहानियों को कई बार कहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद कई गाने थे जो सोहर खासकर या बच्चे के जन्म का गाना या और भी गाना जो मिथिला में महिलाएं गाती हैं,
उसको उन्होंने मुझे बताया था। और जब मैं एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट नेओमी ओवेंस के साथ 2 साल काम किया था, तो मुझे पूरा इस संस्कृति में जिन जिन अवसरों पे गाना गाया जाता है और संगीत का क्या रोल है, वो मुझे जानने का अवसर मिला। और फिर जब चाची दाई ने भी मुझे ये सब सुनाया, तो मुझे लगा कि ये गाने उन लोगों के जीवन का भी उतना ही अहम अंग है जितना कि वो परंपरा जिसके तहत वो फर्श पर चित्र बनाती हैं। और वह एक प्रार्थना जैसा ही रहता है कि आप चित्र बनाइए फर्श पर पिठार से और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका परिवार ठीक से रहे, घर में खुशहाली हो, समृद्धि हो। तो गाने में भी कई तरह के नारी की संवेदनाओं के पक्षों को उभारा जाता था, उनकी भावनाओं को चित्रित किया जाता था। तो चाची दाई उस सबसे काफ़ी वाकिफ थी और उसके समय का जो भी हुनर था, जैसे काटा कुरुस से धागे से कुछ बनाना, जैसे कागज़ से कुछ बनाना, जैसे प्लास्टिक वाले पन्नी से मोर बनाना रुई के साथ, जिसका वो फ्रेम लगाकर अपने घर से लाई थी, परौन से लाई थी राठी। तो इस तरह से उसको उस समय के सांस्कृतिक जो भी शिल्प थे, जो भी क्राफ्ट से, सबको वो अच्छी तरह से जानती थी। और चित्र आने तक, मधुबनी पेंटिंग के घटने तक वो अच्छी तरह से वो अभ्यास करती थी। तो इस तरह से चाची दाई को के सभी कलात्मक पक्षों को मैं काफ़ी करीबी से जानता हूँ और वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी। और एक बार जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक स्लिंग बनाना था। तो उस स्लिंग पे मैंने, वो कपड़े का स्लिंग था ऑलमोस्ट सुजनी टाइप का, और उस पर डिजाइन करना था। तो मैंने कहा चाची दाई कह देवी, तो उसने काला धागा से पूरा स्क्वायर डिजाइन बना दिया, जिसको लेकर मैं कॉलेज जाया करता था। तो मुझे लगता था या किसी भी काम करने के लिए वो हमेशा अग्रणी रहती थी, कभी ना नहीं बोलती। तो ये जो कोलाबोरेटर का उसका स्वभाव था, यही वजह से चाची दाई इतने लंबे समय तक चित्र बनाती रही और सबके साथ मिलकर बनाती रही। ये जो कोलैबोरेटर का स्पिरिट है कि हम किसी भी स्थिति में काम करेंगे। एक क्वेश्चन है, Yes, let me know the question. How is her work different than work of other artists of that time? Okay, her work is different in a sense कि she was doing mostly with Corky lines, and initially she was doing everything in black color, and she was dealing with a very primary form, because once she did the Sapta 10 forms of Vishnu, which was very minimalistic and very primary, which I liked very much, which she used to say she also likes very much, which you can find in a book by Yves Vepor. The name of the book is Painters of Mithila. There you can find this book. So that's how her work is different from other artists, and particularly in that time, everyone comes up with his or her own, her own style. Everybody has her own style. She too had her own style. That way she was also different from others. And then most of the time she did, I think when I began to observe her life very closely, she used to mostly mostly depict two gods most of the time. She used to paint two gods as her major subject most of the time. One was Ganesha and the other was Radha Krishna, which was very, a distinct characteristic of her style, a very distinct of her all other works. Another question is Pujita. When did she go to Japan for the first time? Maybe in the early 90s she went to Japan for the first time, or in the late 80s. And then throughout 90s she kept going to Japan several times, almost 9 times. But since 2000 onwards, I don't think she ever went to Japan. I don't know. Somebody saying उनकी कला यात्रा पर बात करें सर. हाँ, उनकी कला यात्रा पे तो मैंने यही कहा कि उनकी कला यात्रा इसीलिए बेहतर थी कि क्योंकि उनके अंदर बहुत हौसला था और बहुत विल पावर था उनको किसी भी काम करने का, और किसी भी आदमी के साथ काम करने का जो उनका
ये जो स्पिरिट था कि सबसे मिलजुल कर काम करे, इसी के वजह से वो सतत काम करती रही। ये भी उनके कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है। और विषय के तौर पर तो वही जो परंपरा की विषय होती थी कि जो मधुश्रावणी का अर्पण हो, जो गभा संक्रांति हो, जो ककवा हो, जो कोबर हो, जो और भी अर्पण हो जो अन्य अवसरों पे बनाए जाते थे, तो मुख्य तौर पर उन लोगों का यही विषय हुआ करता था और यही विषय उन लोगों के जीवन में भी था। इसीलिए जब परंपरा ही उनका कला बन गया तो उन लोगों को एक खास अभिव्यक्ति दिखाने का एक मौका मिला। इसीलिए उस समय के सभी महिलाओं को अपनी अपनी अभिव्यक्ति को अपनी कल्पनाशीलता के कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण दिखाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। और इसीलिए ये महिलाएं इस कला में बहुत महत्वपूर्ण, इन सारी महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। What if she had remained a Sujani artist and not a Mithila painter? What? What if she had remained a Sujani artist and not a Mithila painter? Okay. Had she continued the work, the Sujani art, I'm sure she would have gone much further. She would have remained she would have been a very successful Sujani artist because she was the only Sujani artist. Very gifted one. That would be And a gifted one. She would have become a gifted Sujani artist because she was the only one, and then she would have left a legacy as well. She would have trained a lot of other women behind, after her. So, but that's, yes, I think she would have become a very gifted Sujani artist. Could you please tell us more about why she was just a permanent choice for Tokyo Hasegawa for residency at Mithila Museum, Japan? Yes, everybody loves her, friendly nature very much. Everybody loves her friendly mindset a lot because she, and for her hard-working nature, for her benevolence, all these qualities made her popular in the eyes of Hasegawa. That's why Hasegawa chose her for his residency program and invited her to come and paint in Japan for 9 times. उनका काम दूसरे समकालीन कलाकारों से कैसे अलग था? What's this question? Yes, उनका काम सभी कलाकारों से इसीलिए अलग था क्योंकि वो उस समय में जिस तरह के रंगों का चयन किया था वो कम लोग किया करते थे और जो उनकी शैली थी वो काफ़ी सहज लगती थी, काफ़ी एक प्राथमिक ढंग से किसी भी चित्र को, किसी भी चरित्र को या घटना को या उस घटना में जो भी चरित्र हुआ करते थे उसको दर्शाती थी, बताती थी और काफ़ी एक सीधापन था, काफ़ी सीधा और काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी प्राइमरी अप्रोच था चित्र बनाने का, अपनी बात कहने का और इसी तरह से वो कठिन से कठिन विषयों को भी काफ़ी आराम से, काफ़ी सहजता से डील करती थी। Okay. It's a family space. Let me cry and use the baby. That's it, I guess. Somebody is asking any question. This time I have spoken on it. Yes and no. I guess and no. When did she go to Japan for the first time was Manisha Jha's question. Manisha Jha. Yes, I cannot tell you exactly the year when she went to Japan for the first time, but I think it's early 90s, I guess, because that was a major breakthrough in her life. Because from 70s they started to paint very diligently, got all the opportunity to paint in India and abroad, in India mostly, and then when she when she was recognized as an artist in India, then Hasegawa happened in their life, in Chachi Dai's life, and that was, I think, in the 90s, I guess. I cannot tell you exactly
these details because I don't keep track of the dates and such details. I know her as an artist and how she performed as an artist. So, but I know that she went to Japan 9 times. And the question is from Ishwaryan. All the early women painters have had difficult lives. Is it important to know difficulty to succeed as a painter? Hmm? All the early women Who is painters asking? have had difficult lives. Is it important to know difficulty to succeed as a painter? No, it's not difficult to, it's not important to know difficulty as a painter, but it was a different time. In that time, the woman cannot think of a life beyond the four walls. Women totally depended on their husbands. Woman was living a life which was very limited. So when this art happened, she was able to express herself through her art. She was able to see other places beside her home. So that way, the difficulty played a very important role for them. But it is not necessarily an important aspect of an artist's life today. There is no, it cannot be viewed as an important aspect of an artist's life. There are no more questions. चलिए, मुझे एक और वाकया याद आ रहा है चाची दाई की ज़िंदगी से। चाची दाई मुझे बहुत ही चाहती थी और जब भी कुछ अच्छा बनाती थी खाने का तो वो मुझे देती थी। तो अक्सर जब भी वह गाढ़ी दाल बनाती थी तो उसमें घी डालकर मुझे खाती थी और बहुत प्यार से बोलती थी तो खा ले, तोरा बहुत निक लगता। ये मुझे आज भी याद है और अक्सर मुझे याद आता है। उसके बाद चाची दाई के घर में एक सोशल फंक्शन हुआ तो वह मुझे 5 दिनों तक लड्डू खिलाती रही। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा था। लोग फॉर्मली एक दिन सबको खिलाते हैं और स्नेह दिखाते हैं और उनके स्नेह का एक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन चाची दाई ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं करती थी। मैं उसके बहुत करीब था इन सब कारणों से, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। Do you have any questions, please? Or then probably this is all I have to say. No questions yet. Or I can wrap up the talk, wind up the talk. If there's any question, then I would love to answer it. The finale sentences should be nice. Okay. A little beyond the two. As an artist, as a person. अंत में मैं चाची दाई को मेरा Question, there is a question. Has the difficulties decreased for women to pursue her dreams? Madhubani painting was a revolution in this sense. Do you agree? Yes, Madhubani painting was a revolution. Obviously, it was a revolution for them in the 60s, 70s, 80s, as more and more painters began to paint. And the times changed, situation changed, opportunities changed, things were different, things are different. So you cannot say now it's a revolution. It's now very much a market thing, a highly commercial thing. Even then it was a commercial thing, but it was a different time. Women cannot come forward so easily, now we do. So it was a revolution for them, and it was one revolution that ensured them some livelihood, some exposure, some recognition, and also awards and foreign visits. So that was a revolution, obviously. If you would like to finish.
यस, तो मैं अंत में चाची दाई को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्हीं व्यक्तिगत गुणों के कारण चाची दाई मेरी बेहद प्रिय थी और हमेशा मेरे दिल में उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, हमेशा रहेगा। और अंत में कैलाश मिश्रा जी को भी मेरा नमस्कार। या आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। नमस्ते बोल दिया। नमस्ते, नमस्ते to everybody.